वेलकम। आप सभी का एडू पल्स अर्थात शिक्षा की धड़कन इस चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास का सिविक्स का सेकंड चैप्टर संघवाद का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम चर्चा किए थे संघवाद के दो रूप का और संघवाद की विशेषताएं, संघात्मक की 5 विशेषताएं और एकात्मक की 5 विशेषताएं। अब देखे होंगे कि दोनों के तर्कों पर जब आप संघवाद पढ़े होंगे तो लगा होगा भारत में संघात्मक प्रवृत्ति है, आप एकात्मक पढ़े होंगे तो लगा होगा एकात्मक प्रवृत्ति है। अब इसके आगे की चर्चा को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन जो बार बार आता है कि संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था में अंतर, ये बार बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। 2011 में पूछा, 17 में पूछा, फिर पूछता ही रहा। तो इसकी विशेषताओं, इसके अंतर को जानने के लिए, चूँकि आप संघात्मक भी पढ़ चुके हैं, एकात्मक भी पढ़ चुके हैं, अब एक पेज में इसको अंतर को इस रूप से लिखेंगे कि संघीय और एकात्मक स्वरूप में निम्नलिखित अंतर। संघात्मक का एक कॉलम बनाएंगे, एकात्मक का दूसरा कॉलम। देखिए, संघात्मक की सबसे बड़ी विशेषता होती है इसमें विकेंद्रीकरण होता है, यानी सत्ता को बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप देखे होंगे दो या दो से अधिक इकाइयों में सत्ता को बांटा गया था। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकार, इस तरह से बांटा जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता। उसी प्रकार की एकात्मक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी पावर को एकत्रित करना, एक जगह केंद्रीकरण की प्रवृत्ति इसमें आपको पाई जाएगी। ये सबसे बड़ी विशेषता। ये दो विशेषताएं अगर आपको पता हो तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप खुद बना के भी पॉइंट लिख पाइएगा। तो ये कभी नहीं भूलिएगा कि इसमें विकेंद्रीकरण होता है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन, और इसमें केंद्रीकरण होता है। ठीक। दूसरा है इसमें शक्ति का विभाजन होता है। आप देखे होंगे शक्ति यानी विषय के रूप में बटा हुआ था, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये क्या था? एक तरह से शक्ति को बांटा गया था। तो इसमें शक्ति का विभाजन होगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, दोनों रूपों में आप देखेंगे कि इसमें विभाजन होगा। इसमें क्या होगा? इसमें विभाजन नहीं होता, एक ही बॉडी में सारा पावर संचित होता है। तीसरा है स्थानीय सरकारों के पास सत्ता तथा स्वतंत्रता होती है। जो संघातों की व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी पावर को सेंटर और स्टेट से लेकर स्थानीय बॉडी को दिया जाता है। तो स्थानीय बॉडी भी स्वतंत्र होता है। इसमें सारे बॉडी अपने अपने लिमिटेशन में कार्य करते हैं। लेकिन एकात्मक व्यवस्था में स्थानीय सरकारों की स्वायत्तता नहीं होती, वहाँ पूरा नियंत्रण केंद्र का होता है। ठीक। इसमें संविधान प्रायः कठोर होता है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा देश होता है और इस विविधता को बनाए रखने के लिए संघात्मक मॉडल लाया गया था। तो अगर केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और मनमाफिक संविधान को परिवर्तन करना चाहेगा तो आसानी से नहीं कर सकता है, इसलिए इसके संविधान को कठोर बनाया गया। राज्यों से भी सहमति लेनी पड़ती है कुछ जो फंडामेंटल चेंजेस करने होते हैं उसमें। तो ये आसान नहीं होता है संविधान संशोधन, लेकिन इसमें एकात्मक व्यवस्था में लचीलापन होता है, यानी इजीली संविधान संशोधन हो जाता है। 5वां है, चूँकि इस टॉपिक में है कि उदाहरण देखें तो इसका संघात्मक का उदाहरण आप देखे होंगे, भारत है, अमेरिका है, ये दो देश, और बेल्जियम आप पढ़े ही हैं। तो ये बड़े देश, बेल्जियम तो एक छोटा देश है, लेकिन अमूमन बड़े देश संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं और एकात्मक में छोटे देश आते हैं। श्रीलंका हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब छोटे देश एकात्मक के उदाहरण हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में हम टेलीग्राम चैनल में सारे क्वेश्चन आंसर को बाकायदा लिख के डाल देंगे, वहाँ से आप नोट्स भी बना पाएंगे। थैंक्स। हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टॉपिक का जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन बार बार पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी में पूछता है। ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है। पूरे टॉपिक को अगर आप समझते होंगे तभी एक प्रश्न का उत्तर दे पाइएगा। प्रश्न है, भारत में शासन का स्वरूप कैसा है? एकात्मक है या संघात्मक? आप पूरी रूप से कंफ्यूज होंगे क्योंकि
संघात्मक का जब विशेषता बताए तो वो भी मैच करता है भारत से, एकात्मक का विशेषता भी मैच करता है भारत से। तो एक्चुअल में भारत का व्यवस्था संघात्मक है या एकात्मक, ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट होगा, तभी ये प्रश्न को आप अच्छा से उत्तर दे सकते हैं। हम बहुत ही सिंपल तरीक़ा से एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये नेचर कैसा है भारत का सिस्टम का। तो भारत में एकात्मक और संघात्मक दोनों के लक्षण मौजूद हैं। एकात्मक की भी विशेषताएं पाई जाती है और संघात्मक की भी विशेषताएं पाई जाती है। तो भारत का एक्चुअल स्वरूप देखना है। भारत में जब देखा जाए कि जब संकट की परिस्थिति होती है तो ये एकात्मक की ओर झुका हुआ होता है। यदि कोई देश भारत पर अटैक कर दे या वित्तीय संकट हो, आपातकालीन संकट हो, ऐसा स्थिति में भारत क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति लिए हुए होगा। क्योंकि भारत को इसी रूप से फ्रेम किया गया है ताकि भारत का विभाजन नहीं हो, भारत की यूनिटी को प्रिजर्व किया जाए। इसलिए भारत में एकात्मक, आप देखे होंगे कि जब पावर बटा है तो पावर का झुकाव किधर है, केंद्र की ओर, यानी केंद्र की ओर शिफ्ट किया गया पावर। अधिक से अधिक केंद्र को पावरफुल बनाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा डाइवर्सिटी को भी लेके उसके विकास को भी, उसके सारे, चूँकि भारत बहुत बड़ा देश है तो संघात्मक का भी गुण लिया गया। तो अमूमन शांति काल में संघात्मक मॉडल ही काम करता है। तो इसको एकात्मक कहें या संघात्मक, चूँकि एकात्मक का भी गुण मौजूद है भारत में, संघात्मक का भी गुण मौजूद है, तो इसे अर्ध संघीय कहना उपयुक्त होगा। तो इसको हम अर्ध संघीय स्वरूप वाला देश कह सकते हैं, न पूरी रूप से एकात्मक न पूरी रूप से संघात्मक, क्योंकि दोनों का गुण मौजूद है, इसलिए इसे अर्ध संघीय कहा जा सकता है। देखिए, पूरे संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द यूज ही नहीं है। उसके लिए एक शब्द आया है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, तो फेडरल शब्द ही नहीं यूज हुआ। तो आप संवैधानिक रूप से भी ये नहीं कह सकते कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है। तो एक बार की बात है कि अंबेडकर साहब, जो भारत के कानून संविधान के जनक हैं, उन्हीं से पूछा गया कि बताइए, आप ही बता दीजिए कि भारत में एकात्मक व्यवस्था है या संघात्मक। तो उन्होंने भी डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि इस समय और परिस्थिति के अनुसार भारत एकात्मक और संघात्मक स्वरूप में ढल सकता है, ऐसा देश है। तो वो कोटेशन को भी आप लिख सकते हैं। फिर वर्तमान जो ओपिनियन है या स्थिति है, उसके अनुसार इसे सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कह सकते हैं, यानी कोऑपरेशन के साथ जो आगे बढ़े उसको सहकारी संघवाद, या एक और भाषा में बोला जाता है इसको प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद, यानी कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरल सिस्टम। यानी आपस में प्रतिस्पर्धा तो करेगा, जैसे बिहार झारखंड से प्रतिस्पर्धा दोनों में होगा, जीडीपी के प्रतिस्पर्धा, विभिन्न स्पोर्ट्स में प्रतिस्पर्धा, लेकिन ओवरऑल देश विकास करे इसका ध्यान रखा जाता है। तो अच्छा संघवाद कौन होता है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में डिस्प्यूट कम हो, दोनों एक दूसरे से मिल के चले। तो इस दिशा में नरेंद्र मोदी का एक कोट है कि उनका कहना है कि भारत का संघवाद कैसा है, जैसे एक क्रिकेट टीम होती है और सेंटर क्या होता है, सेंटर एज ए कैप्टन होता है, और पूरा क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं। उसी प्रकार राज्य होते हैं। तो टीम कब जीतता है, जब इंडिविजुअल प्रदर्शन भी अच्छा हो, यानी पूरी टीम का प्रदर्शन अच्छा हो। वैसा ही भारत में संघवाद है, यानी सबको मिल के एक दूसरे से कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ना होगा। और अच्छी संघवाद की विशेषता यही होती है कि केंद्र और राज्य में डिस्प्यूट कम से कम हो, स्मूथ फंक्शनिंग हो। इसी दिशा में कई प्रयास भी किए गए, जैसे सरकारी आयोग लाया गया, उसकी रिपोर्ट को लागू करने का प्रयास किया गया। इसके बाद नीति आयोग का गठन, ये सब क्या है, सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव संघवाद की दिशा में एक कदम उठाया गया है।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप लिखिएगा। आप 10th तक पढ़ रहे हैं तो आप एक पैरा लिखिएगा इसके बारे में और ये डायग्राम बना दीजिएगा। इतना ही लिख देते हैं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा माना जाएगा, सबसे अलग होगा। लेकिन आप पीसीएस लेवल ये सब जाइएगा तो ये सारी बातें भी लिखिएगा, तो आपके क्वेश्चन में और थोड़ा सा वर्तमान पक्ष भी उभर के आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आपके टॉपिक में ये पढ़ना है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न सब्जेक्टिव नहीं आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव आएंगे, और एक कंसेप्ट के लिए ये इसको समझना जरूरी है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कैसे कैसे हुआ। तो प्रारंभ में एक कमेटी बनी थी, JVP कमेटी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, पटेल जी थे, सीतारे मैया जी थे। ये तीनों के कमेटी को बोला गया JVP कमेटी। एक कमेटी का डिसीजन था कि राज्य भाषा के आधार पर गठन नहीं होना चाहिए, इससे क्या होगा, देश की एकता बटेगी। तो एक कमेटी अडिग थी अपने फैसले पे। लेकिन इसी के विरोध में दक्षिण भारत में तेलुगु भाषा को लेके रामल्लू के नेतृत्व में एक भयंकर आंदोलन हो जाता है। और ये आंदोलन में ये रामल्लू आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। पूरे गांधीवादी तरीके से शुरुआत होता है आंदोलन। तो 58वें दिन यानी 58वें दिन इनको आमरण अनशन, वो खाना पीना सब छोड़ देते हैं, उसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। अब तो इसके बाद आंध्र प्रदेश पूरा जलने लगता है, बहुत उग्र हो जाता है। ऐसे में आनन फानन में नेहरू जी को एक नए राज्य, एक पृथक राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ता है। ये भाषा के आधार पे गठन होने वाला प्रथम राज्य बना पूरे देश का। 1 अक्टूबर 1953 को इसको का गठन हो जाता है। और साथ ही साथ फैजल अली के अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का भी गठन किया जाता है। वो विभिन्न मापदंडों पर पूरे राज्य को देखेंगे किस रूप में बांटा जाना चाहिए, और उनका रिपोर्ट आता है। 1953 में गठित होता है, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट आता है। उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा जाता है। पहले अ ब स इस तरह से राज्यों का विभाजन था। अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़े होंगे तो पता होगा। तो आप देखिए कि क्या भाषा के आधार पे राज्यों का गठन होना चाहिए था, क्या इससे फ़ायदा है? देखिए, भाषा आपस में प्रशासन को सुगम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हो क्या रहा था, आप समझिए इसको। मुंबई क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात या महाराष्ट्र वाला पूरा क्षेत्र था, यानी मराठी बोलने वाले भी, गुजराती बोलने वाले भी। अब इन लोग को प्रशासन में दिक्कत हो रही थी। गुजराती वाला को मराठी वाला एरिया में दिक्कत था, मराठी वाला को गुजराती में। तो प्रशासन करने में स्मूथनेस नहीं आ रहा था। लेकिन इसको जब बांट दिया गया, मुंबई को गुजराती बोलने वाले गुजरात राज्य बना दिया गया और मराठी बोलने वाले के लिए महाराष्ट्र राज्य बना दिया गया। तो इस प्रकार भाषा के आधार पर राज्यों का गठन एक सकारात्मक कदम था। चूँकि संघवाद में ये देखा जाता है कि आपको राज्यों का भी कंसर्न देखना होगा, सबका कंसर्न देख के चलना होगा, ताकि पूरे देश आगे बढ़े, नहीं तो गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी। तो चूँकि डिमांड सही लगा तो बाद में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होने लगा। इसके अलावा भी कई मापदंडों पर राज्यों का गठन हुआ, जैसे इथनिक कॉम्पोजिशन के आधार पर, जैसे नागा बहुल क्षेत्र वाले नागालैंड हो गए। भूगोल के आधार पर भी अलग ज्योग्राफिकल फीचर्स है, जैसे उत्तराखंड एक पहाड़ी एरिया है तो उसको एक अलग राज्य यूपी से काट के उत्तराखंड बना दिया गया। बिहार को काट के एक अलग राज्य झारखंड बनाया गया ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब आधार पे कई राज्यों का गठन होने लगा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। 2000 में तो ईस्वी में 3 राज्य बने, एक छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, उत्तराखंड 9 नवंबर को और झारखंड 15 नवंबर 2000 को। तो इस प्रकार 26वें, 27वें, 28वें
राज्य के रूप में बने। फिर इसके बाद आप देखते हैं 2014 में तेलंगाना बना, फिर जम्मू कश्मीर। तो इस प्रकार से अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य के रूप में पूरा बटा हुआ है, पूरा देश वर्गीकृत किया गया है। तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन इसलिए किया गया ताकि प्रशासन को स्मूथ किया जाए। आप देखे होंगे बेल्जियम में डच बोलने वाले एक अलग समुदाय जैसा ट्रीट करने लगे, फ्रेंच बोलने वाले एक अलग समुदाय बन गए। तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन एक संघात्मक व्यवस्था को और स्मूथ और अच्छा करने के लिए ही किया गया। अब एक और टॉपिक पढ़ना है, भारत की भाषा नीति। तो आप लोग को एक कन्फ्यूजन है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। वास्तव में भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। इस तरह की राजभाषा 21 और है, यानी टोटल 22 राजभाषा हैं जो 8वीं अनुसूची में है। हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। आप सोचिए ना, हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा बना दिया जाएगा तो साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में जो इंग्लिश बोलते हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे। अगर इंग्लिश को वो राष्ट्रभाषा बना दिया जाए तो हिंदी वाला प्रोटेस्ट करेंगे। बोलते कितना है, हिंदी बोलते हैं 40% और 60% लोग हिंदी के अलावे 21 भाषाएं बोलते हैं भारत में। तो ऐसा कंपोजिशन है, इसलिए भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं घोषित किया गया, राजभाषा बनाया गया। तो इस प्रकार आप देखें कि 1947 में जब आज़ाद हुआ था भारत, उस समय राज्यों की संख्या, और आज कितने पुराने राज्य खत्म हो गए, नए राज्य बने। तो इस तरह से चेंजेज हुआ। सारा चेंजेज संघवाद को और मजबूती प्रदान किया है और संघवाद को और कोऑपरेटिव बनाने का प्रयास किया गया है। इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसको अच्छा से समझ के और पॉइंट को नोट कर लीजिए। देखिए, पहले से ही एक फ्रेम करके रखना अनिवार्य है, लिख के रखना बोर्ड पर, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है। अगर मैं सामने लिखने लगूं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। एक टॉपिक को जिसको मैं चाहता हूं कि 45 मिनट के वीडियो में कंप्लीट करूं, उसको मैं क्लास में जब पढ़ाता हूं तो 10 दिन 15 दिन चलता है एक टॉपिक, और उसको मात्र मैं 45 मिनट में बता रहा हूं। अब सोचिए, अब 10 दिन का काम आप 45 मिनट में कर ले रहे हैं। तो इसी लिए मैं चाहता हूं कि मोटा मोटी लिख दूं, क्योंकि लिखने वाला काम आपका बचेगा और समझाने वाला काम हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे है संघवाद कैसे कार्य करता है, तो उसी में है केंद्र राज्य संबंध को समझना है थोड़ा सा। देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, 1947 से 1990 तक पूरे देश में कांग्रेस का एक छत्र राज था, उसका वर्चस्व था। अगर गलती से कहीं दूसरे पार्टी की सरकार बनती भी थी तो उसको केंद्र सरकार किसी न किसी माध्यम से कमज़ोर करने का प्रयास करती थी। तो कांग्रेस का वर्चस्व रहा 1990 तक। लेकिन 1990 के बाद जो चुनाव हुआ, 1990 में जो चुनाव हुआ, उसमें हम देखते हैं कि कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आई। तो उसके बाद जो सरकार बनने लगा वो गठबंधन की सरकार बनने लगी, यानी दूसरे पार्टियों से सहयोग लेकर एक फ्रेम बनाया गया। जैसे यूपीए हो गया, एनडीए हो गया, एनडीए बीजेपी का हो गया, यूपीए हो गया, कांग्रेस का गठबंधन। तो इस प्रकार गठबंधन की सरकार बनने लगी। तो इससे हुआ क्या, राज्यों के वैल्यू को केंद्र समझने लगा, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता था कि एक ही पार्टी केंद्र में सपोर्ट में है और राज्य में वो विरोध में है, ऐसा सिचुएशन होने लगा। तो राज्यों के महत्व समझ में आया केंद्र को। तो एक प्रकार के ये आदर्श संघवाद की ओर ही कदम बढ़ा है, क्योंकि संघवाद, आदर्श संघवाद का अर्थ क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच में अच्छे संबंध को ही आदर्श संघवाद कहते हैं। तो एक प्रकार से आदर्श संघवाद की ओर भारत जा रहा है। 1990 के बाद सिर्फ
अभी तक यही स्थिति बनी हुई है। गठबंधन की सरकार चल रही है, राज्यों में भी गठबंधन की सरकार, अब किसी को स्पष्ट बहुमत जल्दी नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार संघवाद और मजबूत हो रहा है। अब दूसरा जो पढ़ना है आपको टॉपिक, वो भारत में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था। विकेंद्रीकरण क्या है, पहले इसको समझिए। विकेंद्रीकरण मीन्स होता है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की शक्तियों को लेकर किसको देना, स्थानीय सरकार को। इसी को बोलते हैं रियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो विकेंद्रीकरण में जब शक्ति और सत्ता केंद्र और राज्य से लेकर किसको दिया जाता है, स्थानीय सरकार को। अब एक प्रश्न आता है, भारत में स्थानीय सरकार को शक्ति देने की क्या जरूरत है? तो देखिए, आपके घर गांव में, आपके मोहल्ले में जो समस्याएं हैं उसको आप अच्छा तरीका से जानते होंगे। अगर आपको पैसा दिया जाए और संसाधन दिया जाए, पावर दिया जाए, तो आप अच्छा से उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे कहीं रोड टूटा हुआ है, कहीं नहर में पानी नहीं है, इस तरह की समस्याओं को आप अच्छा से समाधान कर सकते हैं। यानी स्थानीय लोग स्थानीय समस्याओं को समझ भी सकते हैं अच्छा से और उसका समाधान भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 1992 के पहले केंद्र सरकार जो भी फंड रिलीज करती थी वो ग्राउंड स्तर पर पहुंचता नहीं था। स्वयं राजीव गांधी एक भाषण में बोलते हैं कि जब मैं 1 रुपया ऊपर से भेजता हूं तो ग्राउंड पर पहुंचते पहुंचते वो 10 पैसा हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए, रियल ग्राउंड स्तर पर पैसा पहुंचे और फंड पहुंचे, उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया 1992 में, जब 73वें संविधान संशोधन लाया गया, पंचायती राज अधिनियम लाया गया। इसके तहत 4-5 कदम उठाए गए। पहला, स्थानीय स्तर पर चुनाव को नियमित कर दिया गया, यानी हर 5 वर्ष के बाद पंचायत का, नगर निगम, नगर पालिका का चुनाव होगा। ठीक। SC ST OBC के लिए सीट रिजर्व कर दिया गया कि ये एरिया में SC ही उम्मीदवार होगा, ये एरिया में ST ही, ये एरिया में OBC, इस तरह से सीटों को रिजर्व किया गया। और तीसरा जो बहुत बड़ा परिवर्तन था, वो महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दे दिया गया। यानी महिलाएं 4 दीवारी से निकल के सीधे पंचायत स्तर पर पहुंचने लगी और डिसीजन मेकिंग में उनकी भागीदारी होने लगी। तो इससे बहुत बड़ा फर्क आया। तो 1/3 महिलाओं को रिजर्व किया गया सीट। फिर राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। उनका काम था पंचायती राज का, पंचायतों का चुनाव कराना, नगर पालिका, नगर निगम का चुनाव कराना। इसके अलावा राज्य सरकार न केवल सत्ता और पावर को शेयर करेगा लोकल बॉडी से, बल्कि राजस्व को भी शेयर करेगा। यानी कुछ राजस्व वसूली का भी अधिकार किसको दिया गया, लोकल बॉडी को। जैसे आपके गांव में अगर मेला लगता होगा तो मेला से जो राजस्व आएगा वो वहाँ का पंचायत वसूलेगा। इससे क्या होगा, उसकी अर्थव्यवस्था थोड़ी ठीक होगी और बेहतर ढंग से वो कार्य कर पाएगा। तो ये बहुत ही रेडिकल प्रभाव लाया आपके डेमोक्रेसी सिस्टम में। डेमोक्रेसी को और डीपर ले गया, इसके कारण डेमोक्रेसी और सशक्त हुई। तो लोकतंत्र का जो तीसरा टायर था, यानी 3rd टायर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार यानी तीसरे स्तर का जो गवर्नमेंट था, उसमें क्या आया, वो और शक्तिशाली हुआ और इफेक्टिव हुआ और प्रभावपूर्ण ढंग से क्या हुआ, अपना कार्य करने लगा। इससे ओवरऑल संघवाद मजबूत हुआ, फेडरल सिस्टम और मजबूत हुआ। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं स्थानीय सरकार के प्रकार। तो स्थानीय सरकार के प्रकार में हम देखेंगे कि 2 स्तर पर, एक है विलेज लेवल पर, एक है अर्बन लेवल पर। तो विलेज लेवल पर पंचायत होता है और अर्बन लेवल पर नगर निगम या नगर पालिका, जिसको म्यूनसिपैलिटीज़ भी बोलते हैं। ठीक। अब हम पंचायती राज यानी रूरल लोकल गवर्नमेंट को समझेंगे। होता क्या है, एक गांव, बड़ा गांव है तो एक ही गांव, अगर छोटा गांव है तो एक से कई गांव मिला के एक पंचायत बना दिया जाता है और उसको कई वार्डों में बांट दिया जाता है।
वार्ड मेंबर का चुनाव होता है और सरपंच का चुनाव होता है। सरपंच ही हेड होता है और वो सारे डिसीजन लेता है। तो ये हो गया पंचायत। कई पंचायत मिलके क्या बनाएंगे, पंचायत समिति बनाएंगे और कई पंचायत समिति मिलके जिला परिषद का निर्माण करते हैं। जैसे इसको इस डायग्राम में समझिए, जैसे गांव स्तर पर जो होगा, विलेज लेवल पर, वो होगा ग्राम पंचायत। तो इसमें एक गांव भी हो सकता है अगर बड़ा गांव है, नहीं तो कई गांव मिलाकर भी ग्राम पंचायत का गठन होगा। फिर कई ग्राम पंचायत मिलके पंचायत समिति बनाएंगे, फिर कई पंचायत समिति मिलके जिला परिषद बनाएंगे। ये हो गया विलेज लेवल पर, पंचायत समिति हो गया ब्लॉक लेवल पर और जिला परिषद हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसको बोलते हैं सरपंच, और पंचायत समिति का हेड होता है जिसको बोलते हैं प्रमुख, और जिला परिषद के हेड को जिला परिषद अध्यक्ष या चेयरपर्सन बोलते हैं। तो ये डायग्राम को आप अच्छा समझ लीजिएगा, याद हो जाएगा। डायग्राम से पढ़िएगा, तेज़ी से याद होता है। ऐसे लाइन में पढ़ते रहिएगा, याद नहीं होगा। इसलिए मेरा प्लानिंग होता है कि अधिक से अधिक डायग्राम से आपको समझाएं। वही है साइंटिफिक वे ऑफ स्टडी में आपको हम बताए थे। शहरी स्तर पर स्थानीय शासन, यानी अर्बन लेवल पर जो लोकल गवर्नमेंट है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है छोटा छोटा शहर है, उसके लिए क्या होगा, नगर पालिका होगा। लेकिन बड़ा शहर है जैसे पटना, गया, तो देवघर, तो ये सब नगर निगम के अंतर्गत आता है। छोटे जो होंगे वो नगर पालिका, जिसको म्यूनसिपैलिटीज़ बोलते हैं, और नगर निगम को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। तो जो नगर पालिका होता है उसके अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष या चेयरपर्सन बोलते हैं। अब नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर बोलते हैं, जिसका प्रत्येक साल चुनाव होता है, एक मेयर का चुनाव होता है। तो इस प्रकार ये टॉपिक पूरा सारे डायमेंशन को मैंने कोशिश किया है कि सारे डायमेंशन खत्म हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव भी कवर हो, और सब्जेक्टिव तो डेफिनेटली कवर हो गया है टोटल। तो इस प्रकार मैं डे बाय डे वीडियो बनाता जाऊंगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों, रिलेटिव में, फेसबुक, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से इसका रीच और बढ़ेगा, लोगों के पास पहुंचेगा, और मुझे भी क्या कॉन्फिडेंस मिलेगा कि और इससे बेहतर कर सकूं। अच्छा साउंड क्वालिटी, लाइट क्वालिटी और बेहतर करता जाऊं, अच्छा कंटेंट लेके आप लोग के सामने आओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।